हेलो फ्रेंड्स, आज नॉलेज इज़ फन 2020 पर हम अपने पिछले वीडियो और पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करी थी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है। हमने इसे अपने बच्चों के साथ के जो एक्सपीरियंसेस हैं और अपने बचपन के जो एक्सपीरियंस हैं उनके साथ उसमें अप्लाई करने की भी कोशिश करी थी और उनको यूज़ करके ही समझना चाहा था। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या अध्ययन करना है, बच्चे किस प्रकार खेलते और सीखते हैं, और अगर हम इसमें ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में जीविका करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमें कौन सी पढ़ाई और किन कौशलों की आवश्यकता है। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये पिछले वीडियो में से ही मैंने लिया है, जिसमें हमने ये रिवाइज करने के लिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा शिक्षा सिद्धांतों की ही एक शाखा है। इसमें हम 8 वर्ष तक की आयु मतलब 3rd क्लास तक के बच्चे के शिक्षण से संबंधित पढ़ाई करते हैं। इसमें हम उन गतिविधियों के बारे में बात करते हैं जो बाल्यावस्था में बच्चे को आने वाले समय के लिए तैयार करता है। हम सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और उनकी शारीरिक ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है कि हम माता पिता और समाज की भी सहायता करते हैं, क्योंकि अगर हमारे बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो हमारे देश को और माता पिता सभी के लिए आगे और विकास बढ़ाने में सभी को फ़ायदा होगा। प्राथमिक विद्यालय के लिए हम बच्चे को तैयार करते हैं और उसे सक्षम बनाते हैं कि वो आगे अपने आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी ले सके, आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके। तो ईसीसी ही मानव संसाधन विकास, लैंगिक समानता और समाज में जो कमियां हैं उनको सुधारने का भी एक मौका है, ताकि जो हमारी यंग बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम सही रास्ता दिखा सकें, ताकि वो आंख बंद करके जो रिवाज चले आ रहे हैं उनको फॉलो ना करें। स्पेशली जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जिनको घर पे सीखने के मौके नहीं मिलते, घर में प्रोत्साहन नहीं मिलता, उनके लिए ये एक ब्रिज का काम करता है और जो कमियां उनके घरों में रह गई हैं उसको पूरा करने की भी कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होती है। जो बच्चे अपने माता पिता से दूर रह रहे हैं, कई कारणों से वो माता पिता से दूर रह सकते हैं, माता पिता की तबीयत खराब ना हो या वो दोनों नौकरी पर जाते हों, तो ऐसी व्यवस्था में अगर वो माता पिता से दूर हैं तो उन्हें अपनी देखभाल के लिए औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, अस्थाई हो या स्थायी हो, कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर चाहिए। और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था। तो जहाँ भी माता पिता बाहर नौकरी पर जाते हैं, लंबे समय के लिए बाहर रहते हैं, तो हमने करा था जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए वयस्कों पर निर्भर होते हैं। अब क्योंकि माता पिता नहीं हैं तो उनका ख्याल कौन रखेगा, तो उन्हें कोई ना कोई व्यवस्था करनी होती है और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था। अब ये जो है औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक व्यवस्था भी हो सकती है। अनौपचारिक व्यवस्था क्या है, जिसमें आस पड़ोस के लोग देख लेते हैं या उनके अपने घर के ही जो और मेंबर्स हैं, बाबा दादी हो गए, नाना नानी हो गए और रिश्तेदार हैं, वो या घर का कोई भी और महिला जो है वो उनका ख्याल रख लेती है। वो व्यापार के रूप में भी रख सकते हैं, हो सकता है उन्हें पैसे दें और वो करें। इसके अलावा शिशु केंद्र, क्रेच हो सकता है या फिर संस्थागत केंद्र भी हो सकता है। व्यवस्था जो स्थान है वो बच्चे का अपना घर भी हो सकता है और वो कोई और संस्थान भी हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है माता पिता जाते हैं और वो घर में ही किसी को बुलाते हैं जो बच्चे का ख्याल घर में रखता है, या फिर बच्चों को बाहर छोड़ना पड़ता है कहीं पर क्रेच में, जहाँ पर बच्चे की पैसे देकर देखभाल करवाई जाती है। इसके बाद जो है ज़्यादातर जो क्रेच या डे केयर होते हैं वो पूरे दिन के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि माता पिता पूरे दिन के लिए बाहर जाते हैं तो वो पूरे दिन चलते हैं। ये नहीं है कि 4 या 5 घंटे स्कूल की तरह चलें। ऐसे शिक्षकों को इसीलिए बहुत छोटे बच्चों की देखभाल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो माता पिता की जगह ले रहे हैं और उनकी सुरक्षा, खाना पीना, शौचालय की आदतें, इन सब के बारे में पता रखना चाहिए। भाषा विकास, सामाजिक और भावनात्मक कौन सी ज़रूरतें हैं और उनको किस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो आगे समाज में अच्छे से अपनी समस्याओं को सुलझा सकें और सीखने के लिए तत्पर रहें। तो ये ज़रूरी है ऐसे शिक्षकों के लिए जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे जो संस्थागत केंद्र होते हैं ये 2 तरह के माने जाते हैं। पहला है क्रेच या शिशु केंद्र और दूसरा है डे केयर सेंटर। क्रेच या शिशु केंद्र और डे केयर सेंटर हम ज़्यादातर एक ही जैसे टर्म्स में यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा है कि क्रेच जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। वहाँ पर बच्चे के सोने का,
उसके खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जबकि डे केयर में उसकी पढ़ाई और उसकी ट्रेनिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बस थोड़ा इतना ही फ़र्क है, बाकी दोनों चीज़ें करीब करीब सिमिलर हैं। तो क्रेच जो है ये भी एक संस्थागत व्यवस्था है जिसमें विशेषकर शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। किसके, कब करते हैं? जब मेन देखभाल करने वाला अनुपस्थित होता है। और डे केयर क्या होता है? ये भी दिन में देखभाल करने वाला केंद्र होता है। इसमें शिशु और विद्यालय पूर्व बच्चों के प्रमुख देखभाल जब करने वाला अनुपस्थित होता है तो उसकी देखभाल की जाती है। तो मैंने क्या बताया, एक क्रेच में और डे केयर में, ये हम पिक्चर देख रहे हैं, इन दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। क्रेच में आप देख रहे हो एकदम घरेलू जैसा है, यहाँ पर जो है बच्चे रहेंगे, अपना खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे। लेकिन जो डे केयर होता है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है और उनकी कोशिश होती है कि बच्चे थोड़ा सीख जाएं। अब प्री स्कूल या विद्यालय पूर्व क्या होता है? प्री स्कूल आपने सुना होगा, बच्चा मेरा प्री स्कूल में जा रहा है। क्या होता है? जिन शिक्षकों को 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों की देखभाल करनी होती है, उनकी जो कौशल होता है वो थोड़े अलग होते हैं जो क्रेच वाले बच्चे हैं। क्योंकि क्रेच में बच्चे की आदतें जो होती हैं वो डिपेंडेंट होता है, तो उसके हमें टॉयलेट ट्रेनिंग, उसके खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन 3 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा है वो तैयार होता है स्कूल जाने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए। तो विद्यालय पूर्व जो है ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो बाल केंद्रित और अनौपचारिक होता है। तो ये क्या है? बच्चे के बारे में है, बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है और ये बहुत अनौपचारिक होता है। जैसे स्कूल है कि आप इतने बजे आओगे, यहीं पर बैठोगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, जब पीरियड चल रहा है तो सब सीधे बैठे रहेंगे। ये इतना फॉर्मल या औपचारिक नहीं होता है और बच्चे को सीखने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करते हैं। बच्चों को बहुत तरह के खेल दिए जाते हैं, लेकिन बच्चा ये खुद चूज़ करता है कि उसे क्या खेलना है। तो ये हो गया बाल केंद्रित। और ऐसे जो जिनको घर में सीखने के लिए अच्छे परिवेश नहीं मिलता है, उनके लिए ये पूरक का काम करता है और उनको लाभ देने की कोशिश करता है। जो मौके उन्हें घर पर नहीं मिले वो यहाँ पर मिल सके। सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को भी समझना चाहिए ऐसे शिक्षकों को जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि वो जो बच्चा है वो परिवार के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार ही पढ़े, उसके प्रतिकूल ना पढ़े। तो अगर हम जो है इंडिया में पढ़ा रहे हैं तो हमें इंडियन कल्चर को ध्यान में रख के ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ऐसी बातें नहीं पढ़ानी चाहिए जो उसके उल्टी हों, मतलब जो घर में सिखाया जा रहा है उसके प्रतिकूल नहीं होने चाहिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे उससे आगे की वैल्यूज़ देने की कोशिश करनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं। विद्यालय पूर्व बच्चा इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चा अब किसी ऐसे परिवेश में रहने के लिए तैयार है जो कि परिवार से बाहर है। तो विद्यालय पूर्व क्यों है? क्योंकि वो फॉर्मल स्कूलिंग के लिए ऐसा बच्चा तैयार है। छोटे बच्चों के लिए कुछ विद्यालय पूर्व अक्सर मॉन्टेसरी स्कूल कहलाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो विद्यालय हैं ये प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनकी रूपरेखा विख्यात शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने बनाई थी। और मारिया मॉन्टेसरी के नाम पर इन्हें हम कहते हैं मॉन्टेसरी स्कूल्स। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ऐसे बच्चों के लिए भी प्री स्कूल चलाती है जिनको प्रॉपर स्कूलों में जाने के अच्छे से मौके नहीं मिलते। तो 8 साल तक के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार आंगनवाड़ी स्कूल चलाए जाते हैं जो कि विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का काम पूरा करते हैं। इसे समेकित बाल विकास सेवाएं या फिर ICDS के अंदर चलाया जाता है। और ICDS आपको ध्यान होगा, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। शहरों और ग्रामीण इलाकों दोनों में जो है ICDS के आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं और यहाँ पर बच्चों को खाना भी दिया जाता है और उनकी पढ़ाई का ध्यान भी रखा जाता है। एक और हमें कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है जो कि है बाल केंद्रित उपागम। ये मैंने अभी भी बताया, मॉन्टेसरी स्कूल इसी पे बेस होते हैं। बाल केंद्रित उपागम क्या होते हैं? जहाँ पर बच्चे को खेल खेल में सिखाने का तरीका अपनाया जाता है। वो जो भी पढ़ना चाहता है उसे खेल खेल में सिखाते हैं, जिससे कि पढ़ाई जो है वो बच्चे के लिए रुचिकर हो जाती है और उसका मन पढ़ाई में लगने लगता है, वो नई चीज़ें सीखना चाहता है और यही छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। एक बच्चा दूसरों बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है और साथियों के साथ वो बहुत ही जल्दी काम को सीख जाते हैं। अगर बच्चे को खाना भी सिखाना, उसे 4 बच्चों के बीच बिठा दो, वो ऐसा खाना भी खा लेगा जो वो घर में बिल्कुल नहीं खाता और बहुत तंग करता है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत जल्दी सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? छात्रों को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों को इसलिए मोटिवेट किया जाता है कि वो खुद जाने और ये जानने की कोशिश करें कि वो किस बारे में सबसे अधिक उत्सुक हैं, उन्हें कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है।
तो बच्चे खुद ही सीखने का निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या सीखना है, और इससे क्या होगा, जीवन भर उनके में जिज्ञासा बनी रहेगी, वो जीवन भर सीखने के लिए तैयार रहेंगे। बच्चे के जो विचार हैं, उसकी जो वरीयताएं हैं, उसकी जो जिज्ञासाएं हैं, इसको ध्यान में रख के ही उस बच्चे को सिखाया जाता है। तो अगर किसी बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो हम उसको ड्राइंग में ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई अगर स्किट करना चाहता है तो हम एक अलग क्लब्स, देखा है अपने क्लब्स बनते हैं, तो बच्चा जो है अपने स्किट को फॉलो कर सकता है। तो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। इस बाल केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक जो है वो एक कोच की भूमिका निभाता है, और बच्चा जो भी करना चाहता है उसमें उसे सिर्फ गाइड करता है, उसका मेंटोर बनता है, उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये खेलने को एक प्रकार का काम या सबक मानते हैं, और ये मानते हैं कि बच्चा जब भी खेलता है तो वो खेल खेल में भी सीखता है। वो नियम सीखता है, नियम बनाना सीखता है, लीडरशिप सीखता है। आप देखो, बच्चा अगर आपके साथ स्नेक्स एंड लैडर या सांप सीढ़ी भी खेलता है तो उसमें भी वो प्लस और माइनस करना सीखता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो गेम से ही सीखता है, और हमें ऐसी योजना बनानी होती है जिसमें बच्चा सीखे, ऐसे गेम्स बनाने हैं, और वो प्रश्न पूछता है और प्रयोग करने के नए नए तरीके खोजता है। जो हमारे मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं वो भी बाल केंद्रित हैं, और वहीं से ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच आई थी। आजकल ज़्यादातर स्कूल इसी अप्रोच पर चलते हैं। अब इसका महत्व क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। विद्यालय पूर्व केंद्र जो है बच्चे के घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है। इसमें पढ़ाई और अनुभव जो हैं छोटे बच्चे के लिए लाभदायक होते हैं। स्पेशली जो बच्चे को अनुभव यहाँ कराए जाते हैं, जो अलग अलग तरह के गेम्स खेले जाते हैं, जो उन्हें खेलने के चीज़ें दी जाती हैं, वो सब बच्चों के लिए लाभदायक पाए गए हैं। बच्चों के जीवन के पहले 8 साल में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि और विकास होता है। हम ये पहले भी कर चुके हैं। उनके मस्तिष्क का बहुत तेज़ तरह से डेवलपमेंट होता है। मस्तिष्क विकास का बड़ा हिस्सा जन्म के बाद पर्यावरण के साथ अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। बच्चा पैदा होता है, आसपास की चीज़ें देखता है, उनसे सीखता है। बच्चा भाषा कैसे सीखता है? आप ये क्यों कैसे जानते हो कि इंडिया का जो बच्चा है वो हिंदी बोलता है, और जो बाहर का बच्चा है, यूएस का बच्चा है, वो इंग्लिश बोलता है, जो बंगाल का बच्चा है वो बंगाली बोलता है? क्यों? वो औरों को देखकर सीखता है। जो वो भाषा बोल रहे हैं बच्चा उसको सीख लेता है। तो वो अपने अनुभव से, अपने जो भी पर्यावरण है उससे सीखता है, और उसका मस्तिष्क बहुत तेज़ रफ्तार पर बढ़ रहा होता है। 5 साल तक के बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। हमने टीवी के ऐड में भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में जहाँ घर के परिवेश में कोई भी कमी हो, वहाँ बच्चे को दिमाग को डेवलप होने का पूरी तरह से मौका नहीं मिलता। कई घरों में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी बड़े भाई बहनों को दे दी जाती है। माता पिता काम के लिए बाहर जाते हैं, और बड़ा भाई जो है, बड़े भाई बहन जो है वो छोटे बच्चों को देखते हैं। तो इससे वो स्कूल नहीं जा पाते, बड़े भाई बहनों की पढ़ाई पे नुकसान होता है। तो अगर हमारे पास इस तरह का विद्यालय पूर्व कोई केंद्र है तो छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ा जा सकता है, और बड़े बच्चे की पढ़ाई भी चलती रहेगी, उसे स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। आवश्यकता होने पर पोषण और स्वास्थ्य में भी हस्तक्षेप किया जाता है। अभी हम पीछे भी पब्लिक न्यूट्रिशन या जन पोषण में पढ़ चुके हैं कि बच्चों में अगर पोषण की कमी है तो भी सरकार ध्यान देती है। मिड डे मील्स बांटे जाते हैं, और भी कई सारी न्यूट्रिशनल स्कीम्स हैं जो सरकार चलाती है। बच्चों के विभिन्न सांस्कृतिक चिन्ह से अवगत होना, इस पर माता पिता और शिक्षक का आजकल बहुत कम नियंत्रण रह गया है। बच्चे आजकल बहुत सारे कल्चर्स को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, और इंटरनेट से तो इतना सीख रहे हैं, और इंटरनेट में वो क्या कर रहे हैं माता पिता को इस बारे में भी बहुत कम पता होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, और बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों में हर चीज़ को समझते हैं, और विभिन्न वास्तविकताओं के बारे में उन्हें ये नहीं समझ में आता क्या सही है और क्या गलत। तो ये बताने का काम जो है बड़ों का है। तो सांस्कृतिक चिन्ह और जो जो चीज़ें वो सीख रहा है उसके बारे में गाइड करने का काम ये एक शिक्षक का और माता पिता का है। अगली पीढ़ी के बच्चों को भविष्य को निर्माण करना और विकास का काम ये समाज को भी मदद करता है, क्योंकि समाज में जो नागरिक कल के होंगे वो यही बच्चे होंगे। अब हम देखते हैं इसके लिए कौन से शैक्षिक पाठ्यक्रम या ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। 6 वर्ष के बच्चों की दुनिया और सामाजिक संबंध, विकासात्मक ज़रूरतें जो हैं वो बड़ों से भिन्न होती हैं। उनकी सोच भी बड़ों से एकदम अलग होती है। आप देखोगे, आप जो है सोचते रहोगे अपने ढर्रे पर, और बच्चा जो है कई बार नए 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 आइडियाज़ आपको दे देगा। तो प्रारंभिक बाल विकास और देखभाल के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सुप्रशिक्षित और सावधान टीचर्स हों, और टीचर्स को ऐसा ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक बाल देखभाल व्यवसाय अगर आपको बनाना है तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने बच्चों के अतिरिक्त अन्य बच्चों
अन्य माता पिता के बच्चों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और सिर्फ व्यावसायिक दृष्टि से ही नहीं, माता पिता के लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, इस तरह से डांट देते हैं कि बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। तो अगर ये ट्रेनिंग माता पिता को भी मिले तो भी बहुत अच्छा है। और जो ये व्यवसाय कर की तरह इसमें जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें तो ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो औरों के बच्चे की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये उनके क्रियाकलाप का एक हिस्सा है कि उन्हें औरों के बच्चे को ध्यान देना है। इसलिए बच्चों के प्रति उदारता होनी चाहिए, उनसे बातचीत करने के लिए रुझान और इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी व्यक्ति है उसे सामुदायिक और संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए। बच्चा जिस संस्कृति से आया है उससे अलग जाकर हमें नहीं सिखाना उसे। छोटे बच्चे जो हैं बहुत कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ये तो हम सबको पता है, इसलिए बार बार हमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब इसके लिए मैं पढ़ना क्या पड़ता है, क्या जानकारी होनी चाहिए। बच्चे के विकास और देखभाल के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसे हम NTT भी कहते हैं, इसमें भी हम आगे कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद नर्सरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होता है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी से भी होता है, आप घर बैठे करस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं। और उसके बाद शैक्षिक पाठ्यक्रमों का विकल्प भी मौजूद है, उसके बाद हम इस फील्ड में जा सकते हैं। जो आगे पढ़ना चाहते हैं इसमें और हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, वो बाल या मानव विकास या फिर बाल मनोविज्ञान जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि को ले सकते हैं, मतलब BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं इस फील्ड में। इसके अलावा फिर MSc भी कर सकते हैं और रिसर्च तक भी जा सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अंदर ये कौशल ज़रूर हों, ताकि आपको आगे जाके ना लगे मैंने गलत फील्ड ली है। बच्चों और उनके विकास में रुचि होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों से बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए, उन्हें प्रेरणा देने की क्षमता होनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करने की, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चों के साथ रचनात्मक और रोचक गतिविधियों के लिए कौशल चाहिए। हमने अभी पढ़ा कि बच्चों में ध्यान केंद्र करने का जो टाइम है वो बहुत छोटा है, बच्चे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको गतिविधियां बदलनी पड़ेंगी, बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कहानियां हैं, खोजबीन है, प्रकृति के संबंध में बात करना, सामाजिक अंतर्क्रिया, ये सब कामों के लिए उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। बच्चों की शंकाओं, उनके उत्तर देने की क्षमता होना, बच्चा हर समय आपसे क्यों हो रहा है, कैसे होता है, कब होता है, सवाल करेगा, उसके जवाब देने का पेशेंस ज़रूरी है। प्रशासनिक प्रबंधकीय कौशल होने चाहिए, जैसे लेखाकरण करना, रिपोर्ट्स बनाना, बच्चे की अटेंडेंस नोट करना, माता पिता से बात करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सब प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशल हैं। गतिविधियों के लिए सक्रियता और विभिन्नताओं को समझना, कोई भी 2 बच्चे एक से नहीं होते, तो हमें उन सब के बारे में जो उनकी भिन्नताएं हैं उसको समझना और उसी के अनुसार हर बच्चे को अलग तरह का बिहेवियर देना। अब इसमें क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, हम जीविका कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला तो यह है अनुसंधान सहित PhD और प्रशिक्षण अपना। अगर आपको पढ़ाई में या रिसर्च में जाना है, PhD करिए, MSc करिए, PhD करिए, और आप कहीं पर भी पढ़ा भी सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद बाल संबंधी जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें उद्यमी की तरह भी आप काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आप बच्चों के कैंप्स लगा सकते हैं। आपने देखा आजकल बच्चे कितनी पिकनिक्स पर जाते हैं, एक्सकर्शंस पर जाते हैं, उनके एडवेंचर ट्रिप्स होते हैं। ये सब क्यों होता है? ताकि बच्चा नई नई चीज़ें देखे और सीखे। तो इसमें आप अपना बिजनेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद सरकारी गैर सरकारी संगठनों में बहुत सारे अभियान चलते हैं बच्चों के लिए, चाहे वो न्यूट्रिशन के हों या पढ़ाई के हों, उसमें आप हिस्सा बन सकते हैं और नए नए अपने भी अभियान आप फाइनेंस करा सकते हैं। छोटों बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है जैसे ICDS वगैरह है, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। और देखभाल केंद्रों में शिशु केंद्रों में देखभाल कर सकते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है, नर्सरी में काम करना, क्रेच में काम करना, या फिर अपनी नर्सरी लगाना, अपने प्ले स्कूल को खोलना, देखभाल करना। नर्सरी स्कूलों में शिक्षक का भी काम कर सकते हैं और अपना नर्सरी स्कूल भी बना सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप नौकरी भी कर सकते हैं और स्वव्यवसाय भी कर सकते हैं। तो आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ क्या हम कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जाना चाहते हो कि नहीं, बच्चों को आप किस तरह खुश रख सकते हो, आपके अपने क्या एक्सपीरियंस है, हम सब शेयर करते हैं और लर्निंग को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।